Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. Curated by top educators, based on the latest exam pattern covering the entire syllabus. Detailed performance reports with All India rank. Every Sunday starting January 2nd. Enroll now. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में खुश और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आज के वीडियो के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सिलेबस एनालिसिस फॉर द गेट एग्जाम, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले तो गेट एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की खास तौर पर बात करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस तरह का सिलेबस जो है गेट द्वारा निर्धारित किया गया है, कौन सा क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि गेट एग्जाम आपका आईआईटीज द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उस एग्जाम में जो आपका सिलेबस आईआईटीज ने दे रखा है उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। साथ ही अपन ये चीज देखेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है, कौन से चैप्टर्स जो है, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं एग्जाम के संदर्भ में बात करूं तो ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट हैं दूसरे टॉपिक्स की तुलना में, उनका महत्व इतना अधिक नहीं है। हालांकि कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर हम इस एग्जाम के लिए छोड़ नहीं सकते, किसी को भी लेफ्ट आउट नहीं छोड़ सकते बेसिकली, क्योंकि हर एक मार्क आपका जो है गेट में रैंक के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपका जो है डालने वाला है। तो अगर आप जो है गेट की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं, आप अभी कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं या फिर मे बी कॉलेज स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं और गेट की प्रिपरेशन का आप स्पेसिफिकली सोच रहे हैं, ईएससी की प्रिपरेशन का भी आप सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको अगर आइडिया नहीं है गेट के सिलेबस का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आपने बीटेक किया है मैकेनिकल में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन तरीके से आइडिया लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के अलावा हर सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सब टॉपिक्स आप जान लेंगे तो उसके बाद आपको ये चीज मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। बेसिकली जो जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन वेटेज जो इन द एग्जामिनेशन जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा होगा, वेटेज ज्यादा होगा, वही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, और जिससे आपको थोड़ा सा कम पूछा जाता है वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। माय नेम इज शिवम गुप्ता, है ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी लास्ट ईयर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम देयर and after that I secured all India rank 24 in mechanical engineering and India rank 23 in engineering sciences in 2021, the same year. Then this is an academy's telegram channel for gate preparing students, basically gate aspirants. अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे यू विल बी गेटिंग ऑल द रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग स्पेशल क्लासेस हो गई आपकी, ठीक है, स्पेशल क्लासेस आपको, प्लस फ्री क्लासेस आपकी जो यूट्यूब पर कंडक्ट करवाई जाती है, प्लस जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स हो गई या फिर नए नए ऑफर्स आपके लिए अकेडमी जो निकालता रहता है। अबाउट ऑल दोज थिंग्स यू विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट वन प्लेस, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। मूविंग ऑन, दो तरह के कोर्सेज एकेडमी ने आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं, प्लस कोर्सेज एंड आइकॉनिक कोर्सेज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कोर्सेज, ये आपके लिए जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने गेट की प्रिपरेशन अभी जो है स्टार्ट की है, या फिर जो है स्टार्ट करने का मन है आपका, या फिर कुछ हद तक आप स्टार्ट कर भी चुके हैं लेकिन आप इनिशियल फेज में बेसिकली, तो आप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आप अनअकैडमी से या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहते हैं तो क्या प्रोग्राम अनअकैडमी का है, जान लीजिए एक बार। प्लस कोर्स जो है वहां आपको लाइव क्लासेस, डेफिनेटली आपको लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं, रेगुलर कोर्सेज आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में, राइट। स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं, साथ ही आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं
फॉर द प्लस स्टूडेंट्स, ठीक है, वीकली टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज कैसे हैं, बेसिकली आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक रेगुलर क्लासरूम कोर्स में इंडक्ट करते हैं, ठीक है, रेगुलर क्लासरूम कोर्स में आप जो है ज्वाइन करते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी। तो आपका क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है कि फिक्स एक शेड्यूल होता है, उसी शेड्यूल में आपको पढ़ना होता है, उसी शेड्यूल में आपका एक क्लासेस कंडक्ट होंगी, एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट के बाद तीसरे सब्जेक्ट, इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके 6 से 7 महीने 8 महीने आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। तो आपको फायदा क्या चीज क्या है कि वहाँ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ रहा है, किसी अलग अलग टीचर के पास जाना पड़ रहा है। आपको एक क्लास में सारे सब्जेक्ट टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। वही चीज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज वाली यहाँ पर आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। पूरे गेट का 6 to 8 मंथ्स में प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस, पूरा जो है शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर्ड वे में आपका जो है शेड्यूल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्मोडायनेमिक्स दोनों की क्लासेस आपको करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ऐसा कई बार आप देखेंगे कि आपको लगता होगा, या फिर में भी या पहले शायद ये प्रॉब्लम थी भी कि एक टीचर की क्लास है, उसी टाइम पे दूसरे टीचर की क्लास क्लैश कर रही है आपकी, तो आप हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स कभी लाइव ना पढ़ पाते। लेकिन अभी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके पास मिल गए हैं। सारे 6 से 8 महीने में आप जो भी पूरा कोर्स अगर आप एक एनरोल करते हैं, तो आपको सारे कोर्सेज की टाइमलाइन इस तरह से मिलेगी कि आपके 2 कोर्स कभी भी क्लैश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको मिल जाती है। लेकिन अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करूं, तो वहां पर आप एक कोर्स को, मान लीजिए आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, एक बार ही पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक बार ही उसके लाइव लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड होगा टू द लेक्चर्स। आपने एक बार लेक्चर देख लिया है, अगर आपको कुछ डाउट रह गया या मे बी आप बाद में रिवाइज करना चाहते हैं, देन यू कैन अगेन गो बैक टू दैट लेक्चर एंड वॉच दैट लेक्चर अगेन, ठीक है। So unlimited exercise, there will be no limit to number of watches or number of views. You will be able to watch the lecture again and again. Then rank improvement batches and crash courses. देखिए, rank improvement batch और crash courses क्या चीजें हैं? बेसिकली अगर आपने मान लीजिए प्रिपरेशन पहले की हुई है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए या फिर मे भी रिवाइज करने के लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स देख रहे हैं, जिससे 2 से 3 महीने में 4 महीने आपका कोर्स जो है एक बार थॉरली रिवाइज हो जाए। उसके लिए आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपने पूरी पढ़ ली, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं, आपने मान लीजिए टोटल इसके 60 to 70 आवर्स का जो भी कोर्स है आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको आप 4 महीने बाद रिवाइज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप 70 आवर्स के लेक्चर्स फिर से तो नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से तो आपको नोट्स बनाने चाहिए और सिर्फ नोट्स रिवाइज करके आपका काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है कि आपको इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही हो, तो मान लीजिए सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, तो आप इस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक जाके क्रैश कोर्स देख लीजिए, जो भी कंप्लीट करवाया हुआ किसी एजुकेटर ने 15 से 20 घंटे में। तो आप देखिए, आप 70 घंटे कोर्स को 20 घंटे में कर ले रहे हैं, और इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पहले एक बार 70 घंटे में कर लिया है वो। तो ये बेनिफिट है आपका क्रैश कोर्सेज का। इसी तरह से रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, आइकॉनिक पे अगर हम आए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस एक अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। पर्सनल गाइडेंस मीन्स थोड़ा सा आपका कस्टमाइज प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है बाय द अनअकैडमी टीम। कैसे? एक पर्सनल कोच आपको दिया जाएगा, एक पर्सनल कोच आपको अलॉट किया जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम, आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखेगा। स्पेसिफिक प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि मान लीजिए देयर आर अ लॉट ऑफ देयर आर अ बैच ऑफ स्टूडेंट, मींस माय in a class, in a live class, multiple students are studying at the same point of time. हर स्टूडेंट को की सेम स्ट्रेंथ या सेम वीकनेसेस नहीं हो सकती। एवरी स्टूडेंट विल हैव वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रांग हो, है ना, एक का हो सकता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो स्ट्रांग हो। तो इस तरह से स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपकी अलग अलग हो सकती हैं। एक स्टूडेंट हो सकता है जिसको मेमोराइज करने में इतना डिफिकल्टी ना होती हो, दूसरा स्टूडेंट हो सकता है जिसको मेमोराइज करने में ज्यादा डिफिकल्टी होती हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी ज्यादा अच्छी हो। ये चीजें हो सकती हैं। कोई आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो 6 घंटे में कॉन्सेप्ट 6 घंटे डेली पढ़ के एकदम अच्छा स्कोर कर जाए। कोई ऐसा हो सकता है जो 10 घंटे डेली पढ़ के अच्छा स्कोर करे। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपकी एफिशिएंसी पे, आपकी ग्रास्पिंग पावर पे, आपके
IQ लेवल पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली according to you, you should plan your strategy. Now, suppose if you are not able to plan the strategy accurately, जो कई स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि आपने पहले एग्जाम नहीं दिया है, आपको नहीं पता कैसे प्लान करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो एक एक्सपर्ट की जरूरत है यहाँ पर। तो वो एक्सपर्ट आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है एज अ पर्सनल कोच, who will help you in your uh, regular doubts which will be coming while you are making your preparation strategy. जो भी आपके रेगुलरली कोई भी डाउट आपके आ रहे हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, he will help you out and you will modify your plan. Your plan will be made by you. देखिए, प्लान किसी और के प्लान के भरोसे मेरे ख्याल से नहीं चलना चाहिए। क्या करना है, आप खुद का प्लान बनाइए, एग्जीक्यूट दैट प्लान, ठीक है। एग्जीक्यूशन में कोई कमी मत छोड़िए, एक बार एग्जीक्यूट किया उसके बाद रिजल्ट्स पे देखिए, अगर रिजल्ट्स प्रॉपर मिल रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं देन गो टू दिस पर्सन, okay, he will guide you that what are the slight changes that you need to make in that particular plan. उसको आप फिर मॉडिफाई कीजिए और उसके बाद फिर से आप एनालाइज कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, उसको उसके बाद फिर एनालाइज कीजिए क्या इंप्रूवमेंट है। तो इस तरह से अपना प्लान जो है हम लोग बनाते हैं। ये चीज आइकॉनिक में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स। बेसिकली if you are preparing for GATE examination, so most of the questions asked in the examination are numerical, ठीक है। 70 to 80% of the problem of the questions asked in the exam are data based numerical questions. Now suppose if you are studying a subject in classroom, then it is possible that you understand all the concept, but while you are solving the problem at your home, जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, it is possible कि कुछ प्रॉब्लम्स आपसे ना हो, ठीक है। अब उन प्रॉब्लम्स को लेकर किसके पास जाया जाए, क्लास आपकी हो चुकी है, टीचर से आपका कनेक्शन जो है उस पॉइंट पे तो नहीं है, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स जो हैं दे विल हेल्प यू अ लॉट। यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट, सेंड इट ऑन द अनअकैडमी ऐप, एंड द एजुकेटर विल रिस्पॉन्ड यू in the next 24 to 48 hours. He'll respond you and with the proper solution of the क्वेश्चन यू सेंड टू हिम, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत हुई, अगर आपको जरूरत पड़ी, ही विल सेंड द वीडियो एंड ऑडियो सॉल्यूशंस एज वेल। तो ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड की जा रही हैं, आपके स्पेसिफिक डाउट के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, कस्टमाइज्ड प्लान प्रोवाइड की जा रही है इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देन स्टडी प्लानर, व्हाट इज स्टडी प्लानर? मैंने अभी क्या बताया था, दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो 6 घंटे पढ़ के काम चला लेते हैं, कुछ होते हैं जो 8 घंटे में काम चलता है, कुछ होते हैं जो 10 से 11 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके उनकी रैंक अच्छी आ पाती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एब्जॉर्प्शन पावर, ठीक है। आप कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, आप कोई 6 घंटे में उतना एब्जॉर्ब कर ले रहा है, आप कोई 10 घंटे में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको डेली प्लान अपना बनाना पड़ेगा। दैट ट्रैकिंग शुड बी देयर, आपको अपनी डेली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने के बाद ट्रैक भी करना है उसको कि कहाँ आपकी प्रिपरेशन पहुंची। तो वो सारी चीजें आपके स्टडी प्लान में कस्टमाइज्ड आपको मिल जाएंगी। देन स्टडी बूस्टर सेशंस विल बी अवेलेबल टू यू, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस गिवन बाय एन अकेडमी फॉर एवरी टेस्ट, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल व्हिच विल बी प्रिपेयर्ड बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ एन अकेडमी, दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय एन अकेडमी, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको फीचर्स बता दिए कि प्लस में और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। देखिए, जो प्लस में चीजें आपको मिल रही हैं ये तो सारी आइकॉनिक में है ही, these all are covered in iconic, but other than this iconic is having some advantage which are written at this periphery, ठीक है। आगे चला जाए, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, क्या है सिलेबस एनालिसिस फॉर द गेट एग्जाम, ठीक है। गेट एग्जाम जो है आपका, इसका सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, क्योंकि आपकी जो इंजीनियरिंग है, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आज अपन खासकर बात करेंगे, तो अपने आप में इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत वास्ट है। 4 साल में आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस आपका जो है गेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, क्वेश्चन उसके बेसिस पर आते हैं। आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, एक सेमेस्टर आप जिस सब्जेक्ट को देते हैं उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ कंप्लीट करने के लिए हार्डली 10 to 15 डेज होंगे, 20 डेज होंगे, मतलब कि फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने की बात कर रहा हूँ। तो कैसे आप कंप्लीट करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? पहले एक बार सिलेबस की तरफ झांक लेना, सिलेबस की तरफ नजर मार लेना अच्छा है। क्यों? जिससे कि आपको पता चल जाएगी किस स्पीड में या किस पेस में आपको प्रिपरेशन अपनी रखनी है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज अपन बात करेंगे,
पहले गेट एग्जाम के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। गेट एग्जाम में आपके 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, 65 क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिसमें एमसीक्यू, न्यूमेरिकल आंसर टाइप और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, 3 तरह के पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं। एमएसक्यू हाल फिलहाल ज्यादा क्वांटिटी में पूछे नहीं गए हैं, बहुत रेयरली पूछे गए हैं, बट हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में पूछे जा सकें, तो यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। अब 65 क्वेश्चंस में आप देखिए 100 नंबर का पेपर होता है, 35 क्वेश्चन तो आपके 2 नंबर के हुए, अब क्या नाम है 30 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हुए। इस तरह से ये टोटल स्कोर आपका पहुंचता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें से आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स 80%, एवरेज 80% क्वेश्चंस, एवरेज 80% मार्क्स are of numerical questions. Numerical questions means database, जहाँ आपको कुछ कैलकुलेशन करने है, कुछ डिजिट्स का इस्तेमाल करना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 80% है। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन बिफोर प्रिपेयरिंग। प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप पहले समझें कि एग्जाम किस टाइप का। अगर एग्जाम थ्योरेटिकल बेस्ड है तो आपको थ्योरी का रट्टा ज्यादा मारना है, प्रैक्टिस कम करनी है, जैसे कि ईएससी में होता है। लेकिन एग्जाम जब न्यूमेरिकल बेस्ड है तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा करने हैं। थ्योरी हो सकता है आपको बहुत मिस कर दें तो चल जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस या फॉर्मूला जहां आपने छोड़ दिए, फॉर्मूलाज को रिवाइज करना आपने जहां छोड़ दिया, वहां आपका एग्जाम के हाथ से निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आगे चलें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, ये आपका, आप चाहे कोई सी भी स्ट्रीम से पेपर देंगे, जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन इज कॉमन इन एवरी स्ट्रीम। 15% मार्क्स आर अलॉटेड टू जनरल एप्टीट्यूड। इसमें जनरल एप्टीट्यूड में क्या आता है आपका? बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश। ठीक है, एप्टीट्यूड का सिलेबस भी आप देख सकते हैं गेट की वेबसाइट पर जाकर। आज की वीडियो हम सिलेबस के लिए, सिलेबस की जो बात करेंगे वो मैकेनिकल स्पेसिफिक रहकर करेंगे। एप्टीट्यूड का इंग्लिश में क्या सिलेबस है उसके लिए आप डेफिनेटली वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन वाला कोई खास बात नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देन 5 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। अभी आपके मिलके कितने होंगे टोटल? 15 मार्क्स आउट ऑफ 100। टोटल 100 मार्क्स का पेपर, 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड। जो मैथमेटिक्स की बात करें तो कई सब्जेक्ट्स में, कई ब्रांचेस में 15% रहता है, लेकिन मैकेनिकली खासकर बात करें 13%, यानी 13 मार्क्स का आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है, 15 की जगह 13%। और सब्जेक्ट पेपर की बात करें तो ये आपका 72% या 72 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन जो है 1 नंबर के आएंगे, 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क के आएंगे, और 30 क्वेश्चन विल बी हैविंग 2 मार्क्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और कोर स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट दोनों का मिला के आपको वेटेज को एग्जाम का परफॉर्मा, ये कह सकते हैं कि पैटर्न आपको आइडिया लगता है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा वेटेज की तरफ ध्यान दीजिए। ये ऐसा नहीं कि फिक्स्ड वेटेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्पेसिफिक एग्जाम का गेट 2018 का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मोर और लेस सिमिलर रहता है। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता है, इसमें डेफिनेटली चेंज हो सकता है। ये 15 का जो 15 आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन कह रहा हूँ कि 15 है तो 5 नहीं होगा। ये 7.5% यहाँ किसी सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि 1% या 2% पूछा जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम है। ये जनरल ट्रेंड है, और जो कि यही अप्रोक्सीमेटली ये रहता है वेटेज। जैसे कि बात करें 15%, देखिए किसका है, जनरल एप्टीट्यूड, दिस इज फिक्स्ड। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो ये तो आपको 15% रहना ही है। अगर जैसे 14.3%, ये क्या चीज है? मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, दिस इज वेरिएबल। ये 14.3 से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट जनरली यू कैन सी दैट आफ्टर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इज ऑफ वेरी हाई वेटेज गेट एग्जामिनेशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको क्या पता चल रहा है कि जो भी वेटेज है सब्जेक्ट का, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम उसमें डिवोट करना है, उसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी आपको डिवोट करनी है, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस आपको सेपरेटली करनी है, राइट? तो आपको पहले एनालाइज करना है कि कौन सी सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस एग्जाम में है। सब्जेक्ट वाइज चलें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का देखेंगे तो इट इज अ वेरी लेस वेटेज सब्जेक्ट, करीब 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो आप देख सकते हैं करीब 8%। 8% का मतलब करीब 8 से 9 मार्क्स का या 9 मार्क्स का करीब आपको पूछा जाता है।
थ्योरीज ऑफ मशीन की बात करें, ये आपका थ्योरीज ऑफ मशीन देख लीजिए, करीब 9 मार्क्स का पूछा जाता है। मशीन डिजाइन अगेन करीब 2 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स 7 से 8 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। हीट ट्रांसफर की बात करें, यू कैन सी हीट ट्रांसफर करीब 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। 5 से 6 मार्क्स, 4 से 6 की रेंज ले सकते हैं इसकी। मैक्सिमम 6 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है, 6 से ज्यादा इस साल मैक्सिमम आ गया होगा। चलिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, यू कैन सी थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज काफी ज्यादा दिख रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली क्या किया है इन्होंने, थर्मोडायनेमिक्स और आरईसी आप दोनों ले लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स प्लस आरईसी में इन्होंने पावर प्लांट, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 चीजें हैं। इन चारों का वेटेज टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 मार्क्स रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2 मार्क्स का पावर प्लांट, 2 मार्क्स का आईसी इंजन, 3 से 4 मार्क्स का आरईसी और करीब 8 से 9 मार्क्स का, 9 मार्क्स का जो है आपका रहता है। उसके बाद बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, जो आपने बात करी ली ऑलरेडी, 15 मार्क्स के करीब मैन्युफैक्चरिंग रहेगा आपका, 15 टू 20 मार्क्स। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग रहेगा आपका करीब 4 से 6 मार्क्स का। इंडस्ट्रियल देख सकते हैं यहाँ 8 मार्क्स लिखा हुआ है। 4 से 6 7 मार्क्स का इतने करीब इसका वेटेज रहता है। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने बता दिया आपको 13 नंबर का, और जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, सिलेबस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पहली सब्जेक्ट आपकी जो है, आपको जनरली आप 12th में इसको पढ़ भी लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी डायनामिक्स आप पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास जो पढ़ते हैं आप। बेसिकली 11th में आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं, 11th में जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ मैकेनिक्स करके एक सेक्शन होता है जहाँ आप कई सारे चैप्टर्स सीरीज में पढ़ते हैं, जहाँ आप सबसे पहले तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, मोशन जिसको आप चैप्टर को बोलते हैं। तो मोशन के बाद फिर आप आते हैं फोर्स पे, फिर जो है फ्रिक्शन आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ये सारे चैप्टर्स आप जो पढ़ रहे हैं, ये सारे आपके काउंट होते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। यहाँ पर अगेन आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने 12th में ऑलरेडी किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो आपको फिर से यहाँ पर वो पढ़ना होगा। ये टॉपिक वाइज इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्विलिब्रियम। 11th में आप इस चीज को पढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, कोई बॉडी आपकी रखी हुई है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, उसका पूरा एनालिसिस हम करते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वो सारी चीजें आपको देखनी होती है। फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। पिछले दिनों में पिछले कुछ सालों में फ्रिक्शन का थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम जैसे क्वेश्चन तो थोड़े से कम आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हालांकि इतना ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट नहीं है, बट इट इज अ बेसिक सब्जेक्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, या आपके आगे थ्योरीज ऑफ मशीन में, या कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी जो आप एसएमटी बीएमटी बनाएंगे, तो वहां पर आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट्स काफी काम आएंगे। ठीक है, चले थर्ड पॉइंट पर, बेल्ट, पुली, ब्रेक्स, क्लचेस, स्क्रू जैक, वेज, व्हीकल, ये सारी चीजें आपकी फ्रिक्शन पर ही काम करने वाली हैं। बेसिकली इनको फ्रिक्शन का एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, बट इनको अलग अलग सेपरेटली पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्सेप्ट इन सब में फ्रिक्शन का लगा हुआ है, लेकिन व्हेन यू विल सॉल्व अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ बेल्ट एंड पुली, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्क्रू जैक, वेज, तो आपके पास एक नेट फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। उस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्टली याद कर लेंगे तो एग्जाम में उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी एज वेल एज बहुत टाइम सेविंग हो जाता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अलग से सेपरेटली ये टॉपिक को, ठीक है, मैं एक ही टॉपिक का आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज टाइम के हिसाब से या फिर एफिशिएंसी के हिसाब से देना है। ट्रसेस एंड फ्रेम्स, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टफ नहीं है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस इसके काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। वर्चुअल वर्क समझ आ जाएगा, बहुत इजी है, इतने ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं पूछे जाते, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज इन प्लेन मोशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं एक्चुअली, और इससे आने के चांसेस क्वेश्चंस बने रहते हैं। हालांकि फ्रिक्शन के क्वेश्चन की वैल्यू का जो है फ्रीक्वेंसी आने की थोड़ी सी ज्यादा रहती है, हाल फिर भी जो है डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जो आप पढ़ते हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, और उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली किसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक आपको रहेगी, तो ये आपकी आगे फ्लाईव्हील गवर्नर जो आप पढ़ते हैं वहां भी थोड़ा बहुत आपकी मदद करेगी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे टॉपिक्स को इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर गेट स्पेसिफिक, गेट में जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने से अच्छा है आपको एक बार थॉरोली सारी चीजें एक बार पढ़ें, जिससे कि आपके आगे सब्जेक्ट्स जो आएंगे वहाँ छोटे छोटे टॉपिक्स में आपकी हेल्प करेंगे।
ठीक है, मूविंग ऑन। 7th है आपका इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, अगेन इम्पल्स और मोमेंटम में एनर्जी फॉर्मुलेशंस आपके आते हैं, एनर्जी को इम्पल्स और मोमेंट के फॉर्म में आप लिखते हैं, इनसे डिराइव करते हैं एनर्जी को, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लैग्रेंजेस इक्वेशन जो है आपका नया टॉपिक लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते, इसको भी आपको पढ़ना है डेफिनेटली, क्योंकि लैग्रेंजेस से जो नए टॉपिक्स रिसेंट ईयर्स में ऐड हुए हैं उनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। बाकी इम्पल्स एंड मोमेंटम बेसिक चीजें हैं, डेफिनेटली आपको अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करने हैं। लीनियर और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, दोनों चीजें आपको देखनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, या फिर कह सकते हैं इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। कॉलेज में आपने हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ा हो सकता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ा हो। ठीक है, तो ये दोनों ये सेम ही बात है। 2 सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बीटेक की बात करें तो 2 सेमेस्टर्स में आपका पढ़ाया जाता है, वो आपको यहाँ पर करीब 20 से 25 दिन में आपको को पढ़ाया जाएगा। अगर आप कोई भी कोचिंग करते हैं, कोई भी क्लासेस अटेंड करते हैं, खुद से भी अगर आप पढ़ते हैं, तो कम से कम आपको 20 दिन आप लेके चलेंगे इसके लिए। तो सोचिए आप 2 सेमेस्टर मतलब करीब 1 साल में आपने जो कॉलेज में किया था, वो यहाँ पर आपको 15 से 20 दिन में, 22-25 दिन में आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज द एफिशिएंसी you require to clear the exam, at least to clear complete the subject of the complete the syllabus of the exam। एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको इस लेवल की एफिशिएंसी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं लेवल ऑफ द एग्जाम। नाउ व्हाट आर द सब्जेक्ट्स? सबसे पहले स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट्स, पॉइजन्स रेशियो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक मटेरियल, एक बार गो थ्रू करना है आपको, डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर आगे का टिका हुआ है। तो देखिए, कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स आपको मैं ऐसे बताऊंगा, कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऐसे बताऊंगा जिसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपने आप में इंडिविजुअल हैं, एक दूसरे से पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर आपके टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन ढंग से पढ़ेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट ढंग से पढ़ेंगे, पॉइजन रेशियो ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको मोहर सर्किल, प्लेन स्ट्रेस यहाँ पे टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, थिन सिलेंडर में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू जो किस तरह से चेंज हो रही है समझ में आएंगे आपको चीजें। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स तभी बना पाएंगे जब आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। अगर आपको शियर फोर्स पता होगा तब इसको शियर स्ट्रेस से आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक दूसरे से वो रिलेटेड दिखेंगी, तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और शिद्दत से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। आप देख सकते हैं वेटेज भी 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रहता है एग्जाम में, तो बहुत हाई वेटेज का सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल है, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। सेकंड टॉपिक्स का आता है मोर सर्किल फॉर द प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको करके जाना है अच्छे से। थिन सिलेंडर की बात करें तो इजी टॉपिक है एकदम, 2-3 फॉर्मूलेस के होते हैं, फ्रीक्वेंटली ये भी पूछा जाता है। देखिए 10 अगर नंबर का क्वेश्चन चैप्टर आपका आ रहा है, तो ऑलमोस्ट देखिए कितने चैप्टर, कितने सब्जेक्ट है इसमें, कितने टॉपिक्स हैं इसमें, 40 टॉपिक्स हैं, 14 टॉपिक हैं, तो 10 नंबर का आ रहा है, तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है, या फिर हर टॉपिक से नहीं तो ऑलमोस्ट आधे टॉपिक्स तो आपके कवर हो ही जाते हैं। इसलिए थिन सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएफडी बीएमडी बेसिक चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस, इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के दे दे, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो आपकी समझ में आ रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस है, कैसे डेवलप, कैसे हो रहा है, किस लिए डेवलप हो रहा है, शेयर स्ट्रेस क्या है, तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। साथ ही एक और चीज आपको याद रखनी है कि जहां पर भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको डायरेक्ट फॉर्मूले अवेलेबल हो आपके पास, ठीक है, हो सकता है आपको वो डराइव करना सीख गए हो, सारे फॉर्मूले आपके यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको आप डराइव करेंगे पहले, उसके बाद उसको मेमोराइज भी करना। मैं भी आपसे ये पॉइंट कह रहा हूँ, किसी भी फॉर्मूले को उस पर्पज से मत छोड़िएगा कि एग्जाम में हम डराइव कर लेंगे, हालांकि उसको डराइव करना इतना टफ नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में डराइव करने के लिए कोई फॉर्मूला मत छोड़िएगा। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू मेमोराइज एज मच एज फॉर्मूला यू कैन। ठीक है ना, जितने फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लेंगे वो एग्जाम में एफिशिएंसी आपकी रेप्लिकेट होगी उतनी। ठीक है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सेंटर, शेयर सेंटर का कॉन्सेप्ट रिसेंटली ऐड हुआ है एग्जाम में। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अभी तक क्वेश्चन इतने खास देखने को नहीं मिले हैं, पर अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे डेफिनेटली, पढ़ना तो सब कुछ ही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ वेटेज किस तरह से, तो मैंने आपको बताया कि इसका वेटेज इतना फ्रीक्वेंटली पूछा नहीं गया है, रिसेंटली ऐड हुआ है, तो ज्यादा पूछने के चांसेस भी नहीं है।
आगे के सालों में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, पर अब पिछले सालों में पूछा नहीं गया। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। देन टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, जो है शाफ्ट होता है आपका टॉर्जन, आप समझ सकते हैं, इस पे इस तरह से आपने फोर्स लगाया तो टॉर्क बेसिकली आप दे रहे हैं, एक टॉर्सन क्रिएट कर रहे हैं शाफ्ट में, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद यूलर फॉर्मूला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूलर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी मेथड्स, थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस क्या है कि सपोज आपके एक रॉड है, आपने इसको हीट कर दिया तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन दोनों तरफ रिजिड वॉल है तो एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, तो देयर विल बी सम स्ट्रेसेस इन द रॉड, कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, देयर विल बी सम स्ट्रेसेस डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द हीट, ठीक है ना। हीट की वजह से एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा, तो एक्सपेंशन को रोकने की वजह से जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से जो है अपना कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होंगे, इनको थर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन से भी नहीं पूछे गए। स्ट्रेन गॉजेस एंड रॉसेट्स, अगेन अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चंस इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल विद यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस एंड इम्पैक्ट, इसको आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ मशीन डिजाइन का भी पार्ट बोल सकते हैं। कंबाइंड सिलेबस वैसे दोनों सब्जेक्ट का चलता है, पर इसको आप दोनों सब्जेक्ट में कहीं भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो इतने फ्रीक्वेंटली से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने 14 टॉपिक्स में से करीब आपको 6 से 7 6 टॉपिक तो ऐसे बता दिए जिनमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बाकी जो 6 टॉपिक बताए वो वो 30% पार्ट है जिसमें से 70% क्वेश्चन आपके आएंगे, और कुछ 70% पार्ट आपका सिलेबस का ऐसा होगा जिससे 30% क्वेश्चन आएंगे। आपको एनालाइज करना है या आपको खुद से एनालाइज करना है, मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, बट एग्जैक्ट एनालिसिस का आप खुद ही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन करके देखते हैं, एफएलटीज अगर आप देंगे तो उनमें आप देखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको खुद को एनालाइज। मूविंग ऑन, थ्योरीज ऑफ मशीन, अगला सब्जेक्ट अपना बड़ा सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, शुरुआत करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म्स। इसमें आपका क्या आता है, सबसे पहले तो आप सिंपल मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने अगर सुना होगा कॉलेज में तो ऐसा आपने डेफिनेटली पढ़ा ही है। अगर आपने अभी तक आपका थ्योरीज ऑफ मशीन सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ है, आप कॉलेज में हैं, तो आप पढ़ेंगे डेफिनेटली इसको, जहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। ग्रेशॉफ्स लॉ आपका होता है, 4 बार मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं, उसके क्या क्या डिफरेंट लॉज हैं, किस तरह से आपकी, अगर मान लीजिए मैं आपकी 4 बार, इस तरह से 4 बार मैकेनिज्म है ये, तो इसकी क्या कंडीशन है कि ये कंटिन्यूअसली रोटेशन आपका 360 डिग्री पर चलेगा, और कितनी आपके बार्स हैं जो 360 रोटेशन करेंगे, ठीक है ना। उस अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म के नाम क्या क्या है, ठीक है। ये सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये सारे जो वेरिएंट्स हैं मैकेनिज्म्स के, ये आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म। बेसिकली ये इससे भी प्रीवियस पहला टॉपिक इसको बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 0x टॉपिक है सिंपल मैकेनिज्म, उसके बाद आप फर्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस पर आते हैं। पर सिंपल मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक टॉपिक फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स। बाकी अगर आगे बात करें तो बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं आपके इंडिपेंडेंट हैं फ्रॉम ईच अदर। सारे टॉपिक्स जो है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कह रहा था, सारे टॉपिक्स डिपेंडेंट हैं, यहाँ पर सारे चैप्टर्स आपके इंडिपेंडेंट हैं। एक दो टॉपिक्स हैं जो आप एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, बाकी मोस्टली जैसे कि कैम्स एंड फॉलोअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैम्स एंड फॉलोअर्स जो है एकदम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए आपको किसी दूसरे थ्योरीज ऑफ मशीन के चैप्टर को समझने की जरूरत नहीं है। गियर एंड गियर ट्रेन, इसको आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, इसको अलग से किसी के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लाईव्हील एंड गवर्नर के पढ़ने के लिए आपको पहले किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों की आपसे बात कर रहा हूँ। बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग मासेस, ठीक है। जायरोस्कोप आपका हो गया, तो जायरोस्कोप एक अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक है, इसको आपको पढ़ने के लिए किसी दूसरे चैप्टर की जरूरत नहीं है। वीडियोस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आता है साल, या ऑल्टरनेटिव ईयर में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है।
तो इसको डेफिनेटली आपको बड़े ढंग से, बड़े ध्यान से पढ़ना है। देन डायनेमिक एनालिसिस ऑफ लिंकेजेस, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। डायनेमिक एनालिसिस का मतलब क्या है? डायनेमिक मींस फोर्स और टॉर्क एनालिसिस जो आप करते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। कैम्स एंड फॉलोअर्स इतना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल यू नीड टू यू नीड टू स्टडी ईयर एंड ईयर ट्रेंड्स। डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स। यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी अच्छे से आपको पढ़ना है, काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इन्वॉल्यूट गियर, साइक्लोइडल गियर क्या होते हैं आपको समझ में आएगा। गियर मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, गियर ट्रेन्स कैसे चलती हैं, उसको गियर ट्रेन को सॉल्व करने के लिए टेबल कैसे बनाते हैं, क्या उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें आप सॉल्व करेंगे तो मोस्ट इफिशिएंट वे में सही आपका आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। फ्लाईव्हील क्या कहेगा? फ्लाईव्हील और गवर्नर बेसिकली क्या काम करते हैं? आपका जो अनस्टेबिलिटी होती है व्हीकल की, उसको कंट्रोल करते हैं। बट फ्लाईव्हील और गवर्नर का किस तरह की अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, ये चीज डिफरेंट है। फ्लाईव्हील एक अलग तरह की अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है और गवर्नर एक अलग तरह की अनस्टेबिलिटी को जो है कंट्रोल करते हैं। या इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। पूरे कॉन्सेप्ट आप जो है जब ब्रॉड वे में जब थ्योरीज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे पूरा एकदम डिटेल वे में, तो आपको समझ में आएंगी ये चीजें। इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास एंड रोटेटिंग मासेस। बैलेंसिंग पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप ट्रेन को देखेंगे, मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है आपकी, लोकोमोटिव की बात करें, तो इस तरह से इसमें 4 बार मैकेनिज्म आपकी रहती है। 4 बार मैकेनिज्म जो आप यहाँ पर आपकी जब चलती है, तो जो आपका पहिया जब घूमेगा तो उसमें बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रनिंग ऑन द ट्रैक पर जब आपकी चल रही है। तो अगर बैलेंस उसका परफेक्ट नहीं होगा या बैलेंसिंग उसकी परफेक्ट नहीं होगी, तो मास की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा, मास का जो मोमेंट और क्रिएट होगा, उसकी वजह से ट्रेन पलटने की पॉसिबिलिटी है। इस तरह से डिफरेंट व्हीकल्स में डिफरेंट एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए बैलेंसिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग मास, बेसिकली जो आपकी कोई भी व्हीकल जो आपका चल रहा है तो पहिया उसका रोटेट हो रहा है, वो आपका रोटेटिंग मास है। रेसिप्रोकेटिंग मास क्या है? मान लीजिए आपका कोई आईसी इंजन जो भी उसमें लगा हुआ होगा, इंटरनल कंबशन इंजन जो आपका व्हीकल में लगा हुआ होगा, कंबशन इंजन, तो वहां आपका एक मास रेसिप्रोकेट भी कर रहा है। पिस्टन जो आपका रेसिप्रोकेट कर रहा है, साथ ही आपको एक मास भी रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो उस मास के लिए आपको अगेन एक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप बैलेंसिंग में पढ़ते हैं, कैसे उनको बैलेंस करना है, ये सारी चीजें वहां पढ़ेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जायरोस्कोप। जायरोस्कोप से आपके काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत इजी है आपके लिए, बस एक आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए किस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपको हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में लगाना है। शिप पर लगेगा आपका वही आपका जब जो है एयरप्लेन जो आपका फ्लाई कर रहा है उस पर भी आपका सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कार जब आपकी रोड पर ड्राइव कर रही है उसके व्हील पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो डिफरेंट चीजें आपके पास आएंगी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन इससे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाइब्रेशंस अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट की तरह कॉलेज में पढ़ाया जाता है, विच इज जनरली इलेक्टिव होता है, एक ऑप्शनल होता है। यहाँ पर आपको कंपल्सरीली पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ मशीन का ही एक पार्ट मैं ऐसे कहूंगा, पर इसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। सबसे पहली बात कि अपने अपने यहाँ सिलेबस में सिर्फ SDOF सिस्टम्स हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना? वैसे अगर आप बात करें एमटेक में तो वहां आप मल्टी मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ते हैं, लेकिन गेट में सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन के। देन इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, वाइब्रेशन आइसोलेशन, रेजोनेंस, क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं जो वाइब्रेशन का ही एक इनहेरेंट पार्ट है। सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन से डेफिनेटली आपका हर साल 2 मार्क्स का तो पक्का मान के आप चल सकते हैं। क्लियर? 2 मार्क्स फ्रॉम वाइब्रेशंस। थ्योरीज ऑफ मशीन का टोटल वेटेज कितना हो गया? 8 to 9 मार्क्स। ठीक है, इतना आपका थ्योरीज ऑफ मशीन में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्योरीज ऑफ मशीन का ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज है। दोनों का 7 से 10 के बीच में, या दोनों का कंबाइन लेके बात करें तो 16 to 20 मार्क्स का वेटेज आप दोनों का मान सकते हैं। आगे चले, मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक कह सकते हैं कि एप्लीकेशनल पार्ट है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है। अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया है तो मशीन डिजाइन पढ़ना आपके लिए समझ में आसान हो जाएगा। और इट इज ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको मशीन डिजाइन जो है क्लियर होगा, समझ में आएगा अच्छे से। सो टॉपिक्स की बात करें, पहले तो वेटेज एक बार देख लेते हैं। इसका 2 to 3 मार्क्स का वेटेज रहता है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहता, बट टू सिक्योर दीज 2 to 3 मार्क्स यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके 2 से 3 मार्क्स आ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए, हो सकता है कि क्वेश्चन आपके आप कभी लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देखें तो कई बार क्वेश्चन इजी भी है, लेकिन क्वेश्चन इसके जनरली थोड़े से टिपिकल या थोड़े से टफ साइड में रहते हैं। क्यों? आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मशीन डिजाइन में पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले डिजाइन फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग ये आप पढ़ते हैं। उसके बाद फेलियर थ्योरीज आप पढ़ते हैं। इसको आप फेलियर थ्योरीज को आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी काउंट कर सकते हैं। 6 थ्योरीज ऑफ फेलियर होती हैं, ये आपकी थ्योरीज ऑफ फेलियर्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके फ्रीक्वेंटली। फटीग स्ट्रेंथ एंड एसेंट डायग्राम, एसेंट डायग्राम का क्वेश्चन आप मान लीजिए कि हर ऑल्टरनेटिव साल में पूछा जा रहा है आपका। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट जैसे कि बोल्टेड या रिवेटेड आपके वेल्डेड जॉइंट हो गए, मान लीजिए तो एग्जांपल देके बताऊं अगर आपको आइडिया नहीं है। ये आपकी 2 प्लेट्स हैं, ये बोल्ट्स की, ये रिवेटेड बोल्ट से मैंने आपकी ये जॉइंट कर दी इस तरह से, ठीक है। तो इफ आई अप्लाई दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, देन देयर विल बी स्ट्रेस डेवलप्ड एट दिस पोजीशन ऑफ द बोल्ट। उस स्ट्रेस की वजह से ये ब्रेक भी हो सकता है। हाउ मच मैक्सिमम, हाउ मच द फोर्स आई कैन अप्लाई, कितना फोर्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ, हाउ मच व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स सो दैट द रिवेटेड बोल्ट, रिवेटेड बोल्ट है, रिवेटेड जॉइंट है, दैट विल बी स्टेबल, वो आपका ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कितनी स्ट्रेंथ है उस जॉइंट की, ये चीजें आपको पता करनी है। ये सारी चीजें अपन इस पर्टिकुलर फोर्थ टॉपिक जो है इसमें आप पढ़ते हैं। उसके बाद बात करें फिफ्थ की, शाफ्ट गियर्स रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स। देखिए बियरिंग बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शाफ्ट्स और गियर्स जो है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन गियर्स में यहाँ पर आप फेलियर ऑफ गियर्स पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो थ्योरीज ऑफ मशीन में गियर एंड गियर ट्रेन्स पढ़ा था, हमने गियर की मैकेनिज्म देखी थी, गियर किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे गियर की डिजाइन क्या होती है, मशीन डिजाइन हम पढ़ रहे हैं तो गियर की डिजाइन क्या होती है, और उसके बाद गियर में फेलियर कैसे हो सकता है, ठीक है। गियर का जो बेसिकली अगर हम गियर की बात करें इस तरह से, गियर की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली इसमें फोर्स अप्लाई होगा। मान लीजिए दूसरा का पिनियन और गियर का एक पेयर है, तो अगर ये पिनियन इसको चला रहा है तो गियर पे एक फोर्स अप्लाई होगा, गियर के एक टीथ पर, एक टूथ पर एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स की वजह से हो सकता है कि वो फेल कर जाए, वो फेलियर हो जाए उसमें। तो उसके लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, क्या शेयर फोर्स रिक्वायरमेंट है, क्या शेयर फोर्स की लिमिट है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ पर गियर्स में। मशीन डिजाइन में जो गियर पढ़ेंगे वहां पर आप ये चीजें, रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, बियरिंग्स किस तरह से काम करती हैं। और बियरिंग 2 तरह की होती है, रोलिंग, स्लाइडिंग, कॉन्टैक्ट। तो इनके बारे में अलग अलग इनके टाइप्स ऑफ बियरिंग्स भी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आपका नहीं है, 2 से 3 मार्क्स का ही टोटल वेटेज है, लेकिन इसमें जो 2 से 3 है मार्क्स है, इनमें बियरिंग का काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है, इससे आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बियरिंग से उसके बाद ब्रेक्स एंड क्लचेस एंड स्प्रिंग्स हैं, जिनका जो रिलेटिवली इजी टॉपिक्स हैं कंपेयर टू अदर टॉपिक्स इन मशीन डिजाइन। जैसे कि बियरिंग्स की बात करें तो खासकर थोड़ा सा आपको दिमाग बचाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। आगे चलें, अगला टॉपिक जो है अपना फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में आप बेसिक जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि विस्कोसिटी, डेंसिटी, तो बेसिक जो भी आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। कुछ स्टैंडर्ड आपके जो फ्लूइड्स हैं उनकी विस्कोसिटी, उनकी डेंसिटी क्या है, वो आपको थोड़ी सी मेमोराइज भी करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फ्लूइड स्टैटिक्स, फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ मास, मोमेंटम एनर्जी, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। क्वेश्चंस इससे जो है फॉर्मूला बेस्ड आते हैं मोमेंटम एंड एनर्जी के, ठीक है। फ्लूइड एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आप निकालेंगे फाइनली, उस फॉर्मूले को आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना, उसको रिमेंबर, मेमोराइजेशन उसका बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम, कंटिन्यूटी और मोमेंटम की आपकी जो इक्वेशंस आएंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो आपकी इंपॉर्टेंट है। गेट एग्जाम में हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंडिविजुअली इतना महत्व नहीं है, पर कंटिन्यूटी थ्योरम आपकी जो होती है वो आपकी कैसे डिराइव होती है, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आएगा, उसको पूरे को ग्रैस्प करेंगे आप, तभी आपके जो है, जब कई बार जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो आप वहीं से सॉल्व कर पाएंगे, जब आप डेरिवेशंस को जो है ध्यान से पढ़ेंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स के डेरिवेशन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग ज्यादा होते हैं बाकी सब्जेक्ट की तुलना में, बट हाँ, इनको अगर आप करके जाते हैं, चांसेस रहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में से कि जो आपका, मैं कह रहा था ना कि 65 क्वेश्चंस में से करीब 5 से 8 क्वेश्चंस आपके, 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके मान लीजिए कि थोड़े से ट्रिकी हर साल आते हैं, थोड़े से क्या मतलब ऐसे कि आपको हो सकता है एग्जाम में चांसेस है कि वो क्लिक ना करें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में से, उनमें से एक क्वेश्चन रहने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, और उस एक क्वेश्चन के भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम जो है इस टॉपिक से रहने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन आपने 12th में 11th में पढ़ी है, वही सेम इक्वेशन है, लेकिन उसका एक्सपेंशन काफी है, ज्यादा है, यहाँ पे काफी ब्रॉड वे में उसको पढ़ते हैं, प्रॉब्लम उसके ज्यादा वैरायटी के सॉल्व करेंगे। फ्लूइड फ्लोज के बाद अपना अगला, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। डायमेंशनल एनालिसिस अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, इस तरह से आप, ये भी आपने 11th में पढ़ा है, अगर आपने 11th क्लास का आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जो यूनिट डायमेंशंस है, वहीं आप डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सपेंडेड मैनर में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद विस्कस फ्लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली आपका हर साल 2 नंबर का है, 1 से 2 नंबर आप मान लीजिए, 3 नंबर या 4 नंबर तक भी खींच सकता है, आपका आना कंपल्सरी है, आता ही आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये मान लीजिए कि करीब 6 से 8 नंबर का वेटेज आप एग्जाम में लेके चल सकते हैं। हेड लॉसेस इन पाइप्स, बेंडिंग एंड फिटिंग, इन बेंडिंग एंड फिटिंग्स, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीटली डिपेंडेंट है इसी चीज पर, बाउंड्री लेयर थ्योरी पर। लॉसेस आप निकालते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉसेस है वो आपके आते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर की आप कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप में आपके विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल, जिसका हालांकि रिसेंटली ऐड हुआ है, लास्ट ईयर ही बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो ऐड हुआ है, तो इसके क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, गेट के एक सेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो चांसेस हैं कि आपका इस साल भी या अगले फर्दर ईयर्स में पूछा जाए क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि बेसिक्स आपको लिख दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है स्पेसिफिकली कि बेसिक ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। एडवांस कंप्रेसिबल फ्लो काफी टफ होते हैं क्योंकि एमटेक लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, पर बीटेक लेवल पर आपको समझ कर, या गेट एग्जाम जो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग है, तो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो बेसिक्स ही आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टर्बो मशीनरी, टर्बो मशीनरी हालांकि फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, पर इसको अलग से मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ये मान लीजिए हर साल का आता ही आता है, लेकिन 2 मार्क्स का इसका वेटेज है, 2 मार्क्स का, लेकिन सब्जेक्ट में दम भी इतना ही है, इसको ढंग से पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो इन 2 मार्क्स को छोड़ना बेवकूफी होगी मेरे हिसाब से। जैसे मशीन डिजाइन की बात करूं तो हो सकता है किसी को वो 2 मार्क्स टफ लगे, जो कि टफ है, लेकिन अगर टर्बो मशीनरी की बात करें तो ये 2 मार्क्स काफी आसान है आपके लिए स्कोर करना, तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि ऐसे टॉपिक्स को छोड़ने की गलती ना करें। यहाँ आप इम्पल्स और रिएक्शन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, बहुत आसान चीजें हैं सारी, वेलोसिटी डायग्राम्स पढ़ते हैं, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस एंड कैल्पाइन टरबाइन, आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन है, बेसिकली पेल्टन व्हील टरबाइन होती है आपकी, फ्रांसिस टरबाइन होती है, एक कैप्लाइन टरबाइन होती है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। स्टीम और गैस टरबाइन का आपका जो है ये आपका लास्ट ईयर ही ऐड किया गया है। अगेन जो चीजें आपकी नई ऐड हुई हैं उससे थोड़ी सी उनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक तो उनका मटेरियल जो है थोड़ा सा ज्यादा अवेलेबल है जरूरत से, क्योंकि ये लास्ट ईयर ऐड हुआ है, तो पता नहीं है कि अब स्टीम एंड गैस टरबाइन तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन गेट स्पेसिफिक कितना है उसका किसी को इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट गेट के हिसाब से हो सकता है, फॉर्मूलाज को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा,
तो जिससे कि अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपकी फ्लूइड मशीनरी या फिर टर्बो मशीनरी जिसको कह रहे हैं हम, उसकी हो जाती है। मूविंग ऑन, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो आप 11th में भी पढ़ते हैं, वही आपके यहाँ पर है। काफी एक्सपेंड, काफी अच्छे से आप उनको पढ़ेंगे डिटेल्ड वे में। वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स। देखिए ये जो पार्ट है आपका वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन और रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, ये आप 11th में पढ़ते हैं पूरा सेम। जो रेजिस्टेंस आपका होता है, ठीक है ना, ये आप पढ़ते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स। फिन्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली किसी भी सरफेस पर आपका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाने के लिए इस तरह से मेटल एक्सट्रूजन्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए और फिर आपका जो है हीट ट्रांसफर जल्दी जल्दी हो, जैसा कि आप बाइक के इंजन पर देख सकते हैं। तो वो चीजें आप उसमें कैसे हीट ट्रांसफर होता है, उसमें रेट किस तरह से इंप्रूव होती है, क्या इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स क्या होती है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है? अनस्टेडी हीट कंडक्शन और लम्प पैरामीटर सिस्टम, हेजियर चार्ट, ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अनस्टेडी हीट कंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनस्टेडी हीट कंडक्शन का क्या मतलब है? स्टडी का मतलब है, जनरली आप क्या करते हैं, जब आप एक बॉडी के थ्रू हीट ट्रांसफर स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है सरफेस का और इस सरफेस का T2 टेम्परेचर है। तो मैं बता रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है हीट ट्रांसफर की रेट क्या है। अब मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर T है और बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर T0 है। मैंने एक स्पेसिफिक टाइम पर इसको T0 टेम्परेचर में रखा तो इसका टेम्परेचर T0 की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट होगा। ठीक है? अगर T इज लेस देन T0 तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, T इज ग्रेटर देन T0 टेम्परेचर घटना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर जब घटना या बढ़ना, घटना बढ़ना अज्यूम कर रहे हैं तो उसको अनस्टेडी स्टेट बोल रहे हैं। स्टडी में क्या बोल रहे हैं हम, हीट ट्रांसफर की जो वैल्यू है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टडी में हीट ट्रांसफर की वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन टाइम विच इज प्रैक्टिकल सिनेरियो। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? हीट ट्रांसफर की अगर टोटल बात करें तो 6 नंबर का करिए आपको पूछा जाता है, 4 से 6 कह सकते हैं, ये 7 नंबर, 4 से 6 नंबर आप मान लीजिए, 6 मार्क्स का मैक्सिमम पूछा जाता है। उसके बाद थर्मल बाउंड्री लेयर, क्या आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डायमेंशनल लेस पैरामीटर्स एंड फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। यहाँ पर आप कुछ चीजें पढ़ते हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने जो रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा है अब वो भी पढ़ते हैं। उसके बाद प्रेंटल नंबर आप यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रेंटल नंबर पढ़ते हैं और रेनॉल्ड्स नंबर। प्रेंटल नंबर आपका किस तरह से वेरी करता है इन थर्मल बाउंड्री लेयर, ठीक है, इन चीजों के बारे में आप यहाँ पर स्टडी करते हैं। और भी कुछ कुछ आपके अलग अलग टाइप की वेरिएंट्स ऑफ प्रेंटल नंबर आते हैं। प्रेंटल नंबर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आएगा जब आप कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, कन्वेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हीट ट्रांसफर, कोरिलेशंस ऑफ फॉर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स एंड थ्रू पाइप्स, इफेक्ट ऑफ टर्बुलेंस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कन्वेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आप पहली बार इनको पढ़ेंगे। कन्वेक्शन जो है 11th क्लास में आपके सिलेबस में नहीं था, जो है कंडक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन कन्वेक्शन यहाँ पर आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा होता है डिफिकल्टी आए, पर डेफिनेटली इसको पढ़ना है अपनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी भी जाती है। आगे चलें तो हीट एक्सचेंजर परफॉर्मेंस, एलएमटीडी मेथड होता है आपका, ठीक है। उसके बाद एनटीयू मेथड्स होते हैं, क्या क्या ये मेथड्स होते हैं, ये अपन को समझ में आएगा एग्जाम जब आपको जो है डिटेल वे में जब सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि एलएमटीडी मेथड क्या है, एनटीयू मेथड क्या है, ठीक है। उसके बाद रेडिएटिव हीट ट्रांसफर, ठीक है, रेडिएटिव हीट ट्रांसफर, इसको अपन 11th में ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है ये। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बीन्स डिस्प्लेसमेंट, ब्लैक एंड ग्रे सरफेसेस, व्यू फैक्टर, रेडिएशन नेटवर्क एनालिसिस। हो सकता है ये चीजें आपके कॉलेज में ना पढ़ाई गई हो, बट ये गेट के सिलेबस का पार्ट है। कई कॉलेज में हो सकता है पढ़ाई भी गई हो, बट गेट के सिलेबस में ये डेफिनेटली आपसे पूछी जाती है। कॉलेजेस में बेसिकली फोकस किया जाता है आपका कन्वेक्शन और कंडक्शन पर, और कंडक्शन हीट ट्रांसफर पर फोकस किया जाता है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर हालांकि सिलेबस में है पर कई बार ये स्किप कर दिया जाता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द गेट एग्जाम, ठीक है। आगे चला जाए, देखिए
थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना और ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्पेसिफिक सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं मैं तो 4 से 6 नंबर का वेटेज है, अच्छा वेटेज है, लेकिन इसके साथ अगर आप इसके इफेक्ट्स को जोड़ दें कि इसका जो आपको आगे वाली आने वाली सब्जेक्ट्स में क्या मदद करेगा ये, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कम से कम 4 से 6 मार्क्स का और आपका हेल्प करेगा, तो करीब 8 से 12 मार्क्स का वेटेज आप थर्मोडायनेमिक्स का मान सकते हैं, इफेक्टिव वेटेज। तो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस, बेसिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, बिहेवियर ऑफ आइडियल एंड रियल गैसेस। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है ना, हो सकता है अभी जाए थर्मोडायनेमिक्स क्या नाम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जीरोथ लॉ ऑफ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं, आ भी जाते हैं, बट इतना फ्रीक्वेंटली आए ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं आता इतना फ्रीक्वेंटली। लेकिन ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखें, क्योंकि आपके आईसी इंजन में, पावर प्लांट में, आपके आरएसी में ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी। ठीक है, तो इनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर बेसिक्स जिसको कह सकते हैं वो है आपके थर्मल इंजीनियरिंग का, थर्मल साइंसेस का। ठीक है, नाउ फिफ्थ टॉपिक इज thermodynamic property, chart and tables, availability and irreversibility, thermodynamic relations। तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक रिलेशन से खासकर आजकल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए नया भी रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है। थोड़ा सा इसमें मेमोराइजेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेंगे चीजें, बट इट इज इम्पोर्टेंट, आपको रखना चाहिए, रखना। चलिए अब बात करें थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशंस की। पावर इंजीनियरिंग या पावर प्लांट जिसको कहते हैं, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन जो हो गया, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये तीनों चैप्टर्स आपके, या तीनों सब्जेक्ट्स आपकी थर्मोडायनेमिक्स के सब पार्ट्स हैं, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद आप इन चैप्टर्स को, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पावर इंजीनियरिंग की बात करें तो आपके 3 टॉपिक्स जो स्टार्टिंग के हैं, एयर एंड गैस कंप्रेशर्स, वेपर एंड गैस पावर साइकिल्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजनरेशन एंड रीहीट, ये सारी चीजें आपकी जो है पावर प्लांट में आप पढ़ते हैं। 2 से 3, 2 नंबर का करिए आपका हर साल मान लीजिए पूछा जाता है, 3 नंबर का भी नहीं कहूंगा, 2 नंबर का करिए पावर इंजीनियरिंग, 2 नंबर का एसी इंजन, और 2 से 4 नंबर का आप आरएसी मान लीजिए। तो करीब 6 से 8 नंबर का वेटेज आपका इन तीनों का मिलाकर रहता है, 6 से 8 नंबर का आपका स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक्स का रहता है, तो करीब 10 नंबर का आपका वेटेज हो गया टोटल पूरे सेक्शन का। एयर स्टैंडर्ड, डीजल एंड ऑटो साइकिल एंड डुअल साइकिल, ये आपका पार्ट हो गया आईसी इंजन का। ठीक है ना, आईसी इंजन यहाँ पर पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ते हैं आप, केमिकल फॉर्मूला से लेकर सब कुछ आप इसका पढ़ते हैं, तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द आईसी इंजन्स, ऑल द आईसी इंजन व्हिच हैव बीन रिटन हियर, ऑटो, डीजल, डुअल इन डेप्थ। ठीक है, इन डेप्थ में इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को, एक चीज को समझना है इनकी। इसके बाद आरएसी की बात करें तो दो टॉपिक हैं आरएसी के मैंने लिखे हुए हैं, वेपर एंड गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड हीट पंप साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका वीसीआरएस होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बाद गैस रेफ्रिजरेशन आप पढ़ते हैं, इन दोनों चीजों को समझना क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, उसके बाद मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज आती है जो आपकी एयर कंडीशनिंग में यूज होती है। मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज पहले आप समझेंगे कि मॉइस्ट एयर जो आपका एटमॉस्फेयर में जो एयर है, वहाँ कुछ ह्यूमिडिटी है आपकी, डेफिनेटली उसी को हम मॉइस्ट एयर बोल रहे हैं, कुछ मॉइस्चर है। तो उस मॉइस्चर के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, क्या उसका वेपर प्रेशर होता है मॉइस्चर का, उसकी टेम्परेचर उसका किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ते हैं आप, कितने टेम्परेचर पर कितना अमाउंट ऑफ वेपर विल बी प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, देन बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस आप पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे व्हेन यू विल बी स्टडीइंग आरएसी। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए, और इनको पढ़ेंगे तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंप्रूव होगी। ठीक है, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो आप थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल बेस्ड नॉलेज ज्यादा गेन करते हैं, कि आपने कभी भी बीम को एक्चुअली मुड़ते हुए जो है कैंटिलीवर बीम आपने जब देखा है, तो कैंटिलीवर बीम को आपने एक्चुअली फेलियर होते हुए, कि आप किसी फैक्ट्री में आपने काम किया नहीं है तो आपने नहीं देखा है, लेकिन आरईसी को आप प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में रेफ्रिजरेटर या एसी आपने देखा होगा, वो कैसे काम करता है, या आप अच्छे से एनालाइज या प्रैक्टिकली इसको फील भी जो है कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक सब्जेक्ट, 2 मार्क का करियर आपका पूछा जाता है गेट एग्जाम में। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बेसिक जो आपके मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी पूछी जाती हैं। क्या फेज डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये आपका पूछा जाता है।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जाम। वेटेज के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो है अगर आप यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं फेज डायग्राम और ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका एक काफी हेल्पफुल हो जाता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अगला सब्जेक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। 15 से 20 मार्क्स का इसका वेटेज एग्जाम में आप लेके चल सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की खासकर बात करें, एक एक टॉपिक पर आपको खास जोर देना है। यहाँ पर कोई भी टॉपिक जो है आप छोड़ नहीं सकते। जो टॉपिक आपका 15 से 20, जो सब्जेक्ट आपका 15 से 20 मार्क्स आपको एग्जाम में दे रहा है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन तक इससे आए हुए हैं, तो जब 20 नंबर के क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से आ रहेंगे, तो आप सोचिए किस लेवल पे वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, किस लेवल पे आपको तैयार करना है, प्रैक्टिस किस लेवल पे होनी चाहिए, थ्योरी किस लेवल पे होनी चाहिए, रिवीजन आपको कितने करने चाहिए उससे कम से कम, आपको ये समझना है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ कास्टिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ कास्टिंग, डिजाइन ऑफ पैटर्न्स, मोल्ड्स एंड कोर्स, सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग, ये पूरा आपका कास्टिंग वाला पार्ट है। राइजर एंड गेटिंग डिजाइन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड यील्ड क्राइटेरिया, ये पूरा आपका जो है कास्टिंग यहाँ हो जाता है। कास्टिंग कैसे आप पढ़ेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो आप एक बार जब देखिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी है एकदम। आप जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कास्टिंग वेल्डिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कास्टिंग हालांकि जब आप एक बार पढ़ के निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा बाद में कि कास्टिंग सबसे आसान चीज है। कुछ 2-3 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर। सॉलिडिफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, कितने टाइम में आपका सॉलिडिफाई होगा, जो आपने मोल्ड के अंदर कास्टिंग की है, आपने कितने टाइम में आपकी सॉलिडिफाई होगी, लेयर्स बनेंगी आपकी, उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूले आपको याद करने, आपको ये सारी चीजें जो है पीवाईक्यू से पता चलेंगी कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉलिडिफिकेशन फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंटली से क्वेश्चन जो है हर ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछा जा रहा है। देन फंडामेंटल्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। उसके बाद लोड एस्टिमेशन ऑफ बल्क, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग, ये 4 टॉपिक आपके सेपरेट टॉपिक्स हैं जो आपकी हॉट या कोल्ड वर्किंग हो सकते हैं, चारों के चारों ही। हॉट फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, एक्सट्रूजन भी और ड्राइंग, इस तरह से आपके हॉट और कोल्ड दोनों हो सकते हैं। उसके बाद शीट पे आपके जो शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं, उसमें शेयरिंग, डीप ड्राइंग और बेंडिंग आपके आते हैं। शीट मेटल फॉर्मिंग, ये आपके सारे प्रोसेस जो हैं ये फॉर्मिंग प्रोसेस है। हॉट और कोल्ड वर्किंग जो है आपकी फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर आपकी फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, बेसिकली आप एक्सटर्नल लोड लगाकर जब भी कोई शेप में चेंज करते हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक ब्लॉक था, तो आपने यहाँ से हथौड़े से पीटा, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ से भी हथौड़े से पीटा, ठीक है, और ऐसे पीट पीट के आपने इसको पतले से इस तरह से एक चादर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको मैं बोल रहा हूँ फॉर्मिंग। क्या आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी भी तरह से, अगर आप मान लीजिए एक सर्कुलर, एक स्फेरिकल मोल्ड में इस ब्लॉक को रख देते तो हो सकता है ये स्फेयर में कन्वर्ट हो जाता। तो इस तरह से जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप जो है किसी किसी मेटल की शेप में चेंज ला रहे हैं, उसको आप बोल रहे हैं फॉर्मिंग। और चेंज लाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन और ड्राइंग, या पढ़ेंगे अलग अलग स्पेसिफिक मैनर में क्या क्या होते हैं। साथ ही शीट मेटल के अपने आप में एक स्पेसिफिक चैप्टर या स्पेसिफिक नाम इसका डिस्क्राइब्ड है सिलेबस में, जिसकी आप प्रोसेस पढ़ेंगे, शेयरिंग, डीप ड्राइंग और बेंडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मैं नहीं कहूंगा किसी के लिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द weightage of this particular section is very much in the exam. ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पाउडर मेटलर्जी, प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड एडहेसिव बॉन्डिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद फिफ्थ है आपका मैकेनिक्स ऑफ मशीनिंग। मशीनिंग आपका आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने सिर्फ कास्टिंग देखा है और उसके बाद फॉर्मिंग अपन ने देखा है। उसके बाद अपन यहाँ पे वेल्डिंग और ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के देखिए, तो कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग अपना हो गया। अब मशीनिंग, मशीनिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी तक आप जो चीज देख रहे थे, यहाँ हो सकता है आपको रिवीजन ज्यादा लगे, हो सकता है आपकी कॉन्सेप्ट, हो सकता है बिना कॉन्सेप्ट के भी सिर्फ रट कर आप जो है थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल चीजों को रट के आप काम चला लें। लेकिन मशीनिंग में आपको समझना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा ज्योमेट्री समझने के लिए। जो आपकी सिंगल पॉइंट टूल की जो ज्योमेट्री होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टूल ज्योमेट्री एंड मटेरियल्स, टूल लाइफ एंड बियर, टूल ज्योमेट्री जब आप समझेंगे तभी आपको मशीनिंग समझ में आएगी।
ठीक है, वो सारे रेक एंगल और कटिंग एंगल जो भी है आपका, नोज एंगल हो गया, ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी, तब विजुअलाइज होगी कि आप किस तरह से इनको जो है पढ़ रहे हैं, जब आप इनको एक बार विजुअलाइज कर पाएंगे। चलिए आगे, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, इतना हो गया आपके इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग। सामने कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको लर्न करना है, फॉर्मूलेज, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, एनटीएमएम। क्या होते हैं एनटीएमएम? आप कह सकते हैं कि ईडीएम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ठीक है, ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इस तरह की आप अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ये कुछ आपकी मशीनिंग है जो आपकी रिसेंट फेज में डिस्कवर की गई है। ये आपकी जो है ऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स नहीं है, कुछ नए जमाने की टेक्निक्स जो कह सकते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं जिनको आपको पढ़ना है, अलग अलग आपके जो है टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे। के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क होल्डिंग और जिग्स एंड फिक्सचर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन जनरल नहीं पूछा जाता है, बट हाँ कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेसेस, ये अपने एक अलग जो भी टॉप चैप्टर अलग से मेंशन है, देखिए मशीनिंग यहाँ पे अलग से मेंशन है, मशीनिंग यहाँ पे सारा एक साथ मेंशन है, जिसमें आपको कई सारी मशीनिंग प्रोसेस पढ़नी है, लेकिन यहाँ अब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस का एक आपको अलग से मेंशन करके दे दिया। आप जब भी आपको कोई भी अलग से मशीनिंग प्रोसेस का मेंशन करके दिया है, वो आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। अब्रेसिव से आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अब्रेसिव का अलग से दिया गया है। साथ ही एनसी सीएनसी मशीन, सीएनसी प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक सीएनसी कोड्स भी आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, एक बार देख के जाने, एटलीस्ट जो भी कोड्स है उसके स्पेसिफिक मैनर है वो थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, लेकिन एक बार जो है चीज आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे चलें, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, ये आपको एक बार पढ़ना है। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स, कंपैरेटर, इंफेरोमेट्री, फॉर्म एंड फिनिश, अलाइनमेंट एंड टेस्टिंग मेथड्स, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि क्वेश्चंस इनसे इतने फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे जाते, बट अगेन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना है, इंपॉर्टेंस के साथ उसको पढ़ना है, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का अपने आप में इतना ज्यादा वेटेज है कि कब कहाँ से क्या आ जाए, कुछ इतनी गारंटी किसी चीज ली जा सकती। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजें, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जो प्रोडक्शन में लिखा हुआ है उसको पढ़ के जाएं, छोड़ें कुछ भी नहीं, ठीक है। मूविंग ऑन, टॉलरेंस एनालिसिस इन मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ठीक है, ये आपका लास्ट ईयर सीएमएम ऐड हुआ है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक आपका ऐड हुआ है। फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर इंटीग्रेशन टूल, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी आपका लास्ट ईयर ऐड हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी आपकी चीजें जो है बेसिक चीजें हैं, ठीक है। मूविंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आपको मैंने अगेन बता दिया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का आपका 15 से 20 मार्क्स का वेटेज है, तो काफी ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से देखना है इसको, या इसको 18 मार्क्स भी आप कह सकते हैं, 18 से 20 मार्क्स, क्योंकि वेटेज है इसका, मिनिमम 15 बताया मैंने, और 20 के करीब तक इसका वेटेज खिंच जाता है कई बार, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका अच्छा खासा वेटेज है, करीब 5 से 6 मार्क्स का, 5 से 7 मार्क्स का वेटेज इसका मान सकते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का करीब इसका वेटेज एग्जाम में रहता है। फोरकास्टिंग, इसमें भी अगेन सारे चैप्टर्स जो है आपके एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग अलग है, जैसे कि हम थ्योरीज ऑफ मशीन में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पॉइंट सीपीएम हम अलग से पढ़ना चाहें, शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। लीन मैन्युफैक्चरिंग आपका लास्ट ईयर ऐड हुआ है, ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, अलग से पढ़ सकते हैं। डिटरमिनिस्टिक मॉडल आप पढ़ सकते हैं अलग से, लीनियर प्रोग्रामिंग और सिंप्लेक्स मेथड दोनों अलग से पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, नेटवर्क फॉर प्रॉब्लम्स, ये आप अलग से पढ़ सकते हैं। क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, अपने आप में अलग से पढ़ सकते हैं सबको, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है आपके लिए एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से इंडस्ट्री में एक्चुअल काम किया जाता है, ठीक है। और वेटेज भी इसका एग्जाम में काफी अच्छा खासा है। बट सीपीएम यहाँ पर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्ट एंड सीपीएम, प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये आप पढ़ेंगे एग्जाम में, जब प्रिपेयर करेंगे आप जो है सिलेबस में पढ़ेंगे, तो पार्ट सीपीएम में क्वेश्चन आप देखेंगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट हर साल आपका पार्ट सीपीएम में क्वेश्चन पूछा गया है। एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। शेड्यूलिंग, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, इसमें से कुछ फोरकास्टिंग मॉडल्स, तो ये आपके कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी हैं, और फोरकास्टिंग मॉडल्स में कुछ आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी आता है। ये आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का एक बेहतरीन गठजोड़ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ पर अगर आप
इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आराम से आप 5 to 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़िएगा और जरूर आपको ये करना है। नाउ द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। हो सकता है कि आप अभी सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो सकता है ग्रेजुएट हो चुके हो, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, देयर इज नो इशू इन दैट। किसी भी चीज में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कभी ना कभी उसमें बिगिनर रहे होंगे, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। शुरू से पैदा कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। विद द प्रैक्टिस, विद द टाइम, विद द हार्ड वर्क, ठीक है, आप जो अपना हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, उसकी मदद से ही यू विल बी एबल टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है ना। कोई भी चीज में एक्सपर्टाइज आपको हासिल करनी है, यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, एनी सब्जेक्ट, देन यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गिव, टू डिवोट टाइम टू दैट पर्टिकुलर थिंग, भी आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो देयर इज नो इशू, अगर आप अभी बिगिनर हैं, यू विल बी एक्सपर्ट। कीप वर्किंग, कीप रॉकिंग। ओके, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी का you can join, you can click on this link, you can join the channel. Okay, साथ ही देखिए लिंक तो हो सकता है आपको यहाँ से तो क्लिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है ये आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर देंगे, वहां पर आप लिंक क्लिक करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको सारे जो भी अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे। इस चीज से रिलेटेड अपडेट्स जो आपकी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लासेस होती हैं, यूट्यूब क्लासेस होती हैं आपकी, उन सारी क्लासेस जो भी आने वाली हैं, या फिर जो आपके प्लान्स होते हैं, प्राइसिंग हो गई आपकी, या फिर आपके नए नए ऑफर्स जो अनअकैडमी आपके लिए निकालता रहता है, उन सारी चीजों से रिलेटेड गेट स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। मूविंग ऑन, प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स, 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो है अनअकैडमी चला रहा है। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लास देखने को मिलती है, वीकली टेस्ट आपके होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको हर कोर्स का मिलता है, रैंक इंप्रूवमेंट और क्रैश कोर्सेज आपको मिलते हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपको अलग से दिए जाते हैं, और क्रैश कोर्सेज ये टॉपिक का आप पढ़ चुके हैं पहले डिटेल वे में, तो उसका आपको बस रिवीजन करना है, तो आप क्रैश कोर्स देख के उसका काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पर्सनल कोच, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है आइकॉनिक। प्लस कोर्स का जो भी बेनिफिट है सारा आपको आइकॉनिक में मिल रहा है। साथ ही आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या दिया जा रहा है आपको, पर्सनल कोच आपको ही दिया जाएगा। पर्सनल कोच का क्या काम होगा कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है उस पर 1-on-1 आपकी हेल्प करना, ठीक है। आपको हो सकता है कोई स्पेसिफिक डाउट उसमें आ रहा हो, उस डाउट से रिलेटेड आपकी हेल्प करना। साथ ही आपको डाउट क्लियरिंग एडुकेटर्स जो आपको दिए रहेंगे, कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डाउट है उसका पिक्चर क्लिक करके आप ऐप पर डाल सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स को सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशंस आपको दिए जाते हैं, स्टडी प्लानर आपका जो है कस्टमाइज्ड आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन आवर्स, अकॉर्डिंग टू योर टाइमलाइंस, ठीक है। ये आपकी प्राइसिंग है दोनों कोर्सेज की, प्लस और आइकॉनिक की। टाइमलाइन आप यहाँ देखेंगे तो 6 months, 12 months, 8 months एंड 18 months एंड 14 months, इसी तरह से आप 4 months से स्टार्ट हो रही है। और प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस है, 10% डिस्काउंट के बाद ये प्राइस आपकी दिख रही है गोल्ड लेटर्स में। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आप ये कोड यूज करेंगे SHIVG10, ये आप कोड यूज करेंगे, then you will get the discount, 10% flat discount. Thank you so much. All the best of preparation. आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी regarding syllabus, regarding strategy, regarding any technical query for mechanical engineering also, आप मेरे से कहाँ पूछ सकते हैं, shivam_SMG, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, यहाँ आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करेंगे, यू विल बी गेटिंग टू माय इंस्टाग्राम हैंडल। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, आई विल बी रिप्लाइंग टू योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, कीप रॉकिंग। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है उसको स्टार्ट कीजिए, परफेक्ट एक प्लान बनाइए, पहले 1 महीने का प्लान बनाइए, 15 दिन का प्लान बनाइए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और जो कमियां रहती है उसके अकॉर्डिंग प्लान को मॉडिफाई करते जाइए। ये बेसिक आइडिया अपना रहता है, पर एटलीस्ट स्टार्ट करिए अगर आप सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग। Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. Curated by top educators, based on the latest exam pattern covering the entire syllabus. Detailed performance reports with All India rank. Every Sunday starting January 2nd. Enroll now.